नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है केस क्लासेस में। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेखित किया था कि भारतीय भूगोल के क्रम के साथ साथ आपका आयोग भी साथ में चलेगा। आयोग अर्थात कमीशंस। तो मैंने उसमें प्रश्न किया था कि आपको नोट्स से पढ़ना है या व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना है, किंतु आपने उसका उत्तर नहीं दिया। किंतु अच्छी बात है और बुरी बात भी। आपका उत्तर ना देना बुरी बात ही है, और ना दे और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे पढ़ाना है। हो सकता है 10 में 2 को ही फायदा मिले, पर मिलेगा ज़रूर। ठीक है। और यदि उन 10 व्यक्तियों ने इन 10 छात्रों ने भी यदि कम्प्लीटली वीडियो को देखा है या देखेंगे तो 100% आई एम श्योर प्रॉफिट इतना ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा, इतना लाभान्वित होंगे कि जिसकी कल्पना वो भी नहीं कर पाएंगे। किंतु चलिए, कोई बात नहीं, मैं तो पथ पर अग्रसर हूँ और रहूँगा हमेशा के लिए। ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, एक्चुअली नियंत्रक एवं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम संक्षिप्त रूप में कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। इसकी बात करनी है। दरअसल ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा थियरी वाला पोर्शन है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी में आपको समझा पाऊँ, और कमेंट करके आप लास्ट में बताइएगा। यदि आपको समझ ना आए तो मैं व्हाइट बोर्ड पर भी इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने नोट्स का सहारा इसलिए लिया दोस्तों, ताकि आपको नोट्स बनाने में इतना शानदार आप नोट्स बना पाएंगे जिसकी कल्पना ना अभी नहीं कर पाएंगे। आप इसको पढ़ने के बाद ही कंप्लीट आपको समझ में आएगा कि वाकई में आपको कुछ लाभ हुआ है। और एक निवेदन ये है कि ये गलती बिल्कुल ना करिएगा कि आप इस वीडियो को बढ़ा कर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पे छाप लें, लेकिन ये बहुत हानिकारक सिद्ध होगा आपके लिए, क्योंकि नोट्स मेरी है, मैंने बनाया इसे। जब तक मेरे मुखमंडल के द्वारा आपको इसका वर्णन सुनाई नहीं देगा, एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा, आपके ये पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप देखेंगे, पूरा देखेंगे, उसके बाद आपके पास तो है ये नोट्स। आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ फॉर्म भी इसका उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन निवेदन होगा पहले आपको देखना पड़ेगा इसके ये नोट्स। चलिए, और कुछ बात किए बिना, और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे पूरी देखिए, कंप्लीट देखिए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कैसा लगा कंटेंट, ताकि अन्य आयोगों को भी मैं इसी माध्यम से, इसी प्रारूप में, इसी यही ड्राफ्ट रहेगा और ऐसे ही मैं पढ़ाऊँ। और साथ में यदि वाकई में आपको कंटेंट जो है उत्तम कोटि का लगे, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी, अन्य विद्यार्थियों को भी बहुत ही सहायता मिले। जो एक नया सिलेबस, नया टॉपिक ये आया है एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और साथ में अन्य आयोग जो प्रशासनिक आयोग हैं, ठीक है, जो संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है, इनके बारे में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है, ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे अदर वनडे एग्जाम्स हो। तो दोस्तों निवेदन है, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए इस क्रम को बढ़ाते हैं। दोस्तों पीडीएफ आपके सामने है, इसकी नोट्स मैं तभी दूंगा जब आप कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ओपन हो चुका है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप में कैग की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह पद होता है संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत में। दोस्तों ये इतना पावरफुल है, जब आप इसका अध्ययन कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सरकार का नियंत्रण है या नहीं है, इससे संवैधानिक शक्तियां प्राप्त हैं या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। ठीक है, बने रहिए, आगे बढ़ते। दोस्तों यदि इसकी संवैधानिक स्थिति की बात की जाए, जो इसकी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी बात की जाए, तो दोस्तों ये जो है भाग 15 में आता है। सब कुछ ओपन है आपके सामने और इसको एक्सप्लेन मैं करता हूं। ये दोस्तों भाग 5 में आता है, पार्ट 5 में। भाग 5 भी कई अध्यायों से मिलकर बना है, और उस भाग 5 में, पार्ट 5 में, अध्याय 5 जो है, चैप्टर 5 जो है, उसमें अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक
148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक्सप्लेनेशन है, का वर्णन है। क्लियर है? इस प्रकार इसे हम संवैधानिक निकाय की संज्ञा देंगे। क्या देंगे? संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, साथ में ये इंडिपेंडेंट बॉडी भी होती है। कैसे होती है? इसको स्वतंत्र निकाय कैसे बनाया गया, इसकी आगे बात करते हैं। लेकिन इसको हमेशा याद रखिए आप कि इसे स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय कहते हैं, इंडिपेंडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कैसे बनेंगे, किस तरह प्रश्न पत्र बनाने वाला आपको घुमाएगा, आप इतना अगर मजेदार तरीके से पढ़ेंगे आप कभी भी नहीं घूम सकते। आपको कितना भी कोई घुमाने का, कितना भी, जितना भी प्रयत्न कर ले कम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप बने रहिए वीडियो के साथ, आप आगे देखिए। ठीक है, इसको कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, इसको कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, उपमा दी गई हैं, या कह सकते हैं उपनाम जो होते हैं। इसे दोस्तों लोक वित्त या सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक वित्त या सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, लोक वित्त या सार्वजनिक धन का संरक्षक क्यों कहा जाता है? जब आप आगे इसके कार्यों को, इसके पावर, इसके जो शक्तियां हैं, इसके जो दायित्व हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा इसे लोक वित्त या कहें सार्वजनिक धन जो पब्लिक फाइनेंस होता है उसका संरक्षक क्यों कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको जो टाइटल दिया जाता है वो है संचित निधि का प्रहरी व रक्षक, द गार्ड ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, संचित निधि का, भारत की संचित निधि का प्रहरी व रक्षक कहा जाता है, लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। साथ में लोक लेखा समिति जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैक बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, इसे कैग को लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड, फ्रेंड और मार्गदर्शक कहा जाता है। गाइड, मित्र और मार्गदर्शक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का बोला जाता है। साथ में इसे पैक का आंख व कान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये आप पूरा डिटेल जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। और नोट्स तो ऐसी आपके प्रिपेयर होगी जिसकी कल्पना आप पूर्व में नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पूरा कंप्लीट अध्ययन नहीं कर लेंगे। चलिए आगे, कुछ इसके बैकग्राउंड है, इसकी कुछ पृष्ठभूमि है, कैसे सामने आया। आप ये आपका जो आयोग है, जो पद है, संवैधानिक पद है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, मैंने संवैधानिक निकाय बोला इसे इसलिए बोला क्योंकि मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि संवैधानिक निकाय क्या होता है और सांविधिक निकाय या कहें संविधानेतर बॉडी क्या होती है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस है। सारी चीजें फर्स्ट वीडियो में आयोग से रिलेटेड मैंने जो अपलोड की थी उसमें मैंने वर्णित किया था। जिस प्रकार भारत, अगर मैं कहूं कि भारत की एक संसद है दोस्तों, यदि संविधान में भारत की संसद होगी, अनुच्छेद 79 में ऐसा ना लिखा होता, आर्टिकल 79 में कि भारत की एक संसद होगी, और आर्टिकल 80 में यह ना लिखा होता कि राज्यसभा होगी, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा होगी, उच्च सदन और निम्न सदन, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, तो याद रखिए ये कुछ ना होता। ये जननी है, इन सब की जननी हमारे भारत का, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वो है। अर्थात उसी प्रकार ये भी एक ऐसा पद है जो संविधान से सीधे आया है। इस पद की जो जननी है, जो माता है, वो हमारे देश का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये सीधे इसके लिए जो पावर हाउस का काम करेगी वो हमारे देश का संविधान करेगा, इसलिए इसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। इसे इंडिपेंडेंट बॉडी एंड और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। स्वतंत्र क्यों कहा जाता है, जरा आगे पढ़िएगा। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड या कहीं संक्षिप्त इतिहास पर नजर डालें, जो शॉर्ट हिस्ट्री है हमारे कैग की, हमारे देश के इस महत्वपूर्ण पद की, उस पर जरा प्रकाश डालते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर 1753 में मैं एक एक चीज जो बोलूंगा वो सारी चीजें अपनी नोट्स में इंक्लूड कर चुका हूं, लेकिन प्लीज सुनिएगा तो और भी आनंद की अनुभूति आप कर पाएंगे। और कुछ भी आपको किसी भी बुक से मिला लीजिए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से मिला लीजिएगा, कहीं से कर लीजिएगा, आपको इतना शानदार कंटेंट नहीं मिलेगा। इसको दोस्तों बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, जिसकी मैं व्याख्या अपने शब्दों से नहीं कर पाऊंगा। खैर, 1753 में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है दोस्तों? 1600 ईस्वी में। कब आती है? 1600 ईस्वी में। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत 1600 ईस्वी में आती है, याद रखिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने लगती है, जब इसका ट्रेड बढ़ जाता है, व्यापार बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है,
तो व्यापारिक आय व्यय का परीक्षण करने के लिए, व्यापारिक आय व्यय का परीक्षण एवं नियंत्रण करने हेतु, अब दोस्तों इसका इतना व्यापार बढ़ गया कि बैलेंस शीट कैसे, मतलब बैलेंस शीट इसका जो खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस पर, इस व्यापारिक आय व्यय का परीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए, इसके बैलेंस शीट को बनाने के लिए क्या करती है, लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना करती है। क्या करती है? लेखा एवं परीक्षण विभाग की स्थापना करती है। ठीक, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की स्थापना करती है। अच्छा, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये लेखा परीक्षण विभाग है दोस्तों, ये वाला लेखा परीक्षण विभाग, इसका काम है बैलेंस शीट तैयार करना। क्या करना? बैलेंस शीट तैयार करना, क्योंकि कहां से कितना खर्च हुआ है। जो लेखा परीक्षण विभाग है वो तुलन पत्र बनाती है, जिसे इंग्लिश में बैलेंस शीट कहते हैं, कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, उसका एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाना और उसे चेक करना ऑडिट कहलाता है, जिसे कहते हैं लेखा। क्या कहते हैं? ऑडिट करने को लेखा। तो बैलेंस शीट जो बनाई लेखा परीक्षण विभाग ने बनाई, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, और उसको चेक करेगा कौन? लेखा, अर्थात ऑडिट करना। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि दोस्तों लेखा को लेखांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखांकन करना कहते हैं, ऑडिटिंग जिसको कहते हैं। याद रखिए, हिंदी में कई सारे टर्म हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही है, ऑडिटिंग। ठीक है, वहीं लेखा परीक्षण को कहते हैं लेखा परीक्षण या अंकेक्षण। क्या? लेखा परीक्षण या अंकेक्षण, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। ठीक, ये डिपार्टमेंट 1753 में स्टैब्लिश होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। जरा आगे देखते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लीजिए कि लेखा क्या है। देखिए, हिंदी में 3 नाम मिलेंगे, अनुरक्षण भी कहते हैं, लेखा करना भी कहते हैं, और लेखांकन भी कहते हैं, और इंग्लिश में ओनली 1 टर्म, अकाउंटिंग। क्या? अकाउंटिंग करना। ये होता क्या है, जरा इसको जान लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में दो टर्म है। पहला तो नियंत्रक है और दूसरा है महालेखा परीक्षक। क्या? महालेखा परीक्षक। तो इसलिए लेखा क्या है? लेखांकन जिसे कहते हैं, जिसे अनुरक्षण भी कहते हैं, जिसे अकाउंटिंग कहते हैं। दोस्तों, ये व्यय या खर्च का, जो व्यय और खर्च वाला धन होता है, उसका लेखा जोखा करना, ये क्या कहलाता है? लेखांकन, अकाउंटिंग कहलाता है। टू अकाउंट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ, या कहें एक्सपेंडिचर मनी। ठीक है, इसका लेखा जोखा तैयार करना लेखांकन, अनुरक्षण, या कहें लेखा, या कहें अकाउंटिंग कहलाता है। वहीं दूसरी ओर एक टर्म और है, एक शब्द और है, नियंत्रक। नियंत्रक यानी कंट्रोलर क्या होता है, ये भी जान लीजिए। जो नियंत्रक होता है दोस्तों, जो कंट्रोलर होता है, कैग, इसमें ध्यान रखिए, जो कैग होता है ये ना सिर्फ खातों की जांच करेगा, खाते अर्थात अकाउंट, वो चाहे केंद्र सरकार के हों, वो चाहे राज्य सरकार के हों, अर्थात सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और राष्ट्रपति के आदेश पर जो लोकल बॉडी होती हैं, जो स्थानीय निकाय होते हैं, उनके भी खातों की जांच, उनके भी अकाउंट्स की जो जांच होती है, वो कैग करता है। और साथ में यह भी बताता है दोस्तों, यह भी बताएगा कि पैसा आपको किस प्रकार से खर्च करना है। जो आपको ये मनी मिल रही है, जो पैसा है, इसे कैसे, इसका जो एक्सपेंडिचर है उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें नियंत्रक कैग करता है, और इसे कंट्रोलर कहते हैं, जिसे नियंत्रक कहते हैं। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यतः ये अधिकार ब्रिटेन के पास है दोस्तों। ठीक है, दुर्भाग्यतः अनफॉर्चुनेटली ये अधिकार जो है, ये राइट्स जो हैं, हमारे देश के कैग को कम प्राप्त हैं, एक प्रकार से ना कहें। ठीक है, और ब्रिटेन का जो कैग होता है, ब्रिटेन का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसको जरूर प्राप्त हैं। चलिए आगे बात करता हूं दोस्तों, अंकेक्षण। अभी मैंने बताया कि आगे मिलेगा आपको कि कैग के क्या काम है। तो 2 काम करता है, एक ऑडिटिंग करता है, एक अकाउंटिंग करता है। ऑडिटिंग क्या होता है ये जान लेते हैं पहले, नोट्स में लिखिएगा अपने, ऑडिटिंग होती क्या है। ठीक है, मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। जो ऑडिटिंग होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? ऑडिटिंग को हिंदी में लेखा परीक्षण करना कहते हैं, और दूसरे शब्दों में अंकेक्षण करना कहते हैं। लिखिएगा नोट्स में एक शब्द। जो अकाउंटिंग होता है, ऑडिटिंग को लेखा परीक्षण या अंकेक्षण कहते हैं। ये होता क्या है, जरा डेफिनेशन जाने, क्योंकि जब आपको ये टर्म मिलेंगे, आपको इन टर्म के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। तो एक एक चीज बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर जो होता है, जो प्रश्न पत्र बनाने वाला होता है, कैसे प्रश्न बनाएगा, इसकी कल्पना आप पूर्व में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नया
सिलेबस नया अध्याय जुड़ा है। हालांकि कैग के बारे में तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या पता आपको अब इस बार कुछ डीपली पूछे। चलिए तत्पर रहें। चलिए, भारत में जितनी भी कंपनियां दोस्तों होती हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, या कहीं कंपनियां या जो विभाग होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, अपने खातों को मेंटेन करने के लिए, उनके जो खाते होते हैं, जो उनकी अकाउंट्स होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। क्या करती हैं? एक बैलेंस शीट, जिसे तुलन पत्र कहते हैं। हिंदी बहुत टफ होती है दोस्तों, बैलेंस शीट कहते हैं जिसे हिंदी में तुलन पत्र कहते हैं, वो तैयार करती हैं। उन बैलेंस शीट का जो परीक्षण होता है, उस बैलेंस शीट को चेक करने के लिए कि यह सही है या गलत है, इसे यही क्या कहलाता है? अंकेक्षण कहलाता है, लेखा परीक्षण कहलाता है, या कहीं ऑडिट करना कहलाता है। फिर से सुने, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे लोकल बॉडी भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय के अकाउंट्स यानी लेखा का भी जांच कैग कर सकता है। तो भारत में जितनी भी कंपनियां हैं या डिपार्टमेंट विभाग होते हैं, वो अपने खातों को, अपने अकाउंट्स को संतुलित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस शीट तैयार करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। उन बैलेंस शीट का परीक्षण करना ही कि यह बैलेंस शीट सही तरीके से बनाई गई है, सही है या नहीं है, जो खर्च हुआ है ये उचित तरीके से हुआ है या अनुचित ढंग से हुआ है, ये सारी प्रक्रिया कहलाती है अंकेक्षण करना या लेखा परीक्षण करना या ऑडिटिंग करना। आई होप ये समझ में आया होगा। कैसे? और जरा देखिए, जैसे एग्जांपल के रूप में आप देख सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं। उन सभी विभाग का जो होता है दोस्तों, उन सभी डिपार्टमेंट्स का जो बजट होता है वो अलग अलग होता है। मैं कहूँ कि शिक्षा विभाग का अलग हो सकता है और रक्षा क्षेत्र का अलग हो सकता है, अन्य चीजें, ठीक है। तो इनके सभी खर्चों को, इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ऑल एक्सपेंडिचर्स, इनके सभी खर्चों को एक बैलेंस शीट में मेंटेन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक बैलेंस शीट में, जिसे तुलन पत्र कहते हैं, उसमें मेंटेन करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। फिर बाद में कैग जो कैग होता है वो क्या करता है? परीक्षण करता है, चेक करता है कि जो आपने एंट्री की है बैलेंस शीट पर, जो तुलन पत्र में आपने लिखा है, ये आपने इस बैलेंस शीट में की है, वो सही है या नहीं। यही अंकेक्षण, यही ऑडिटिंग, यही लेखा परीक्षण कहलाता है। वहीं दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि धन जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है, धन जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त है, वो उसी पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, जो करप्शन है वो तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें देखना लेखा परीक्षण, अंकेक्षण या कहीं ऑडिटिंग कहलाता है। आई होप ये चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अकाउंटिंग में बताया कि व्यय खर्च का जो धन होता है उसका लेखा जोखा करना पूरा। ठीक है, चलिए अकाउंटिंग करना। नेक्स्ट देखिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। जस्ट एक साल बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम आता है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी शक्ति, इसकी जो संपूर्ण पावर होती है वो लेकर क्राउन को दे दिए जाते हैं, और ब्रिटेन की सरकार भारत में एक महालेखा परीक्षक या कहें महालेखाकार पद का सृजन करती है और साथ में महालेखा कार्यालय स्थापित करती है। और यहीं से भारत में कैग का शुभारंभ होता है, भारत में कैग का शुभारंभ माना जाता है। और 1860 में दोस्तों भारत में जो ये महालेखा कार्यालय स्थापित हुआ है, जो अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इस्टेब्लिश हुई है, इसमें अब चूंकि ईस्ट ब्रिटेन की सरकार ने, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, उसने भारत में महालेखाकार पद का या कहीं महालेखा कार्यालय की स्थापना तो कर दी, लेकिन इसमें बैठाने के लिए एक आदमी तो चाहिए, जिसे कैग कहेंगे। और इस पद पर पहले बार यदि कोई आसीन हुआ है, वो है आपके सर एडवर्ड ड्रमंड। ये ऑडिटर जनरल बनते हैं, ये महालेखा परीक्षक नियुक्त होते हैं, ये महालेखा परीक्षक के पद पर अपॉइंट होते हैं। तो पहले व्यक्ति जो अपन ये कह सकते हैं, पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय कौन है, पहली बार कौन पद पे बैठा, तो हमेशा याद रखिए एडवर्ड ड्रमंड। ठीक है, ये पहले व्यक्ति हैं जो ऑडिटर जनरल महालेखा परीक्षक नियुक्त होते हैं। ठीक है, सर एडवर्ड ड्रमंड अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। महालेखाकार जो पहली महालेखा परीक्षक है वो एडवर्ड ड्रमंड, और भारतीय पूछे तो वी नरहरि राव हैं। ठीक है दोस्तों, 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसे हम अपन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। एक मैंने ट्रिक बनाई थी, जितने भी ये सुधार कमीशन आयोग रहे हैं ना, जो मिशन आए,
ठीक है। उनका क्रम बनाने के लिए मैंने एक बढ़िया शार्ट ट्रिक बताई थी, मार मंटू साई को आग में कब रखा मनवाटन। तो पहले में हो जाएगा मारलेमेंटो हो जाएगा, फिर मार मंटू से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार मंटू साई को साई से साइमन कमीशन हो जाएगा, मार मंटू साई को आग से अगस्त प्रस्ताव, आग में कप से हो जाएगा क्रिप्स मिशन, कब रखा मनवाटन। तो ठीक है, मनवाटन हो जाएगा माउंटबेटन योजना। वो सारा सीक्वेंस मैंने वहाँ पे पढ़ाया था, जरा देख लीजिएगा। चलिए, और इंस्टाग्राम पेज पर तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा अपलोड करता आया हूँ, जरा वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। चलिए, 1919 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों, या कहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद क्या होता है, महालेखा परीक्षक जो होता है, जो ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है, जो अकाउंटेंट जनरल होता है, ये इसके पद को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्या किया गया, इसे टोटली इंडिपेंडेंट कर दिया गया, इसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया और इसे स्वतंत्र निकाय और वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ऑडिटर जनरल फ्रीड फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, टोटली इंडिपेंडेंट, और टोटली ये इंडिपेंडेंट बॉडी होने के साथ साथ दोस्तों आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है ही है। चलिए, ठीक है, तो ये ग्रीन पेंसिल लिखा है ना, एक एक चीज बड़े ध्यान से, ये जो दोस्तों दिख रहा है ना आपको, कुछ भी पूछा जा सकता है कि कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सत्य है या असत्य है। सत्य कथन छाटिए, असत्य कथन छाटिए। अब बोल दे कि वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं है तो बिल्कुल गलत बात है। कैग सरकारी नियंत्रण से, गवर्नमेंट कंट्रोल से मुक्त है, फ्री है, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। कैसे, आगे बात करते हैं। चलिए, 1935 में भारत सरकार या शासन अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है, महालेखा परीक्षक का जो पद होता है और पावरफुल कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली कर दिया जाता है। ठीक है, प्रांतीय लेखक परीक्षकों के साथ साथ दोस्तों, प्रांतीय लेखा जो परीक्षक होते हैं उनके लिए एक प्रावधान किया गया कि केंद्र के साथ साथ अब आप राज्यों का लेखा परीक्षक व अंकेक्षण दोनों का काम करेंगे। परीक्षण को ही अपन क्या बोलते हैं, स्लैश करिएगा, अंकेक्षण करते हैं। ठीक है, केंद्र के साथ साथ राज्यों का क्या करेंगे, लेखा परीक्षण करेंगे, यानी इसी को अंकेक्षण कहते हैं, इसी को ऑडिटिंग कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1936 में, 1936 में क्या होता है कि महालेखा परीक्षक के जो उत्तरदायित्व होते हैं वह लेखा परीक्षकों के कार्यों को के जो प्रावधान होते हैं उसको एक्सप्लेन किया गया 1936 में। ठीक है, प्रोवाइडेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर जनरल एंड ऑडिट फंक्शंस। ठीक है, इसमें ये इतना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या होता है दोस्तों, अनुच्छेद 48 के अनुसार भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत उल्लेखित किया गया, बताया गया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त होंगे। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, एक एक चीज सुनिएगा, तो भारत में कैग किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद आर्टिकल 148 प्रथम, इस बात तो इस क्रम में पहले जो भारतीय कैग बनते हैं, याद रखिए, वो होते हैं वी नरहरि राव जी, जिनका टेन्योर, जिनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1954 तक होता है। अपॉइंटेड अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 148, क्लियर है। और इसे ही भारत में जब भारत का देश का संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उसमें जब इसे संविधान में प्रॉपर उल्लेखित किया गया अनुच्छेद 148 के तहत, तब इसे हम कह सकते हैं अब कि ये संवैधानिक निकाय है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर हुआ। चलिए, और यहाँ से दोस्तों नया नाम बनता है महालेखा परीक्षक का। अब नया नाम हो गया नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अभी क्या नाम था कैग का, पहले क्या नाम था, महालेखा परीक्षक। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या नाम था, महालेखा परीक्षक, अकाउंटेंट जनरल। ठीक है, महालेखा परीक्षक। अब जब देश का संविधान लागू हुआ तो अब इस पद को कहा जाने लगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। चलिए, 1958 में क्या होता है दोस्तों, 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में क्या होता है, जम्मू और कश्मीर को शामिल किया जाता है। पूछा जा सकता है कि कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू एंड कश्मीर को कब शामिल किया गया, तो 1958 में किया गया। और 1958 में ही, 1958 में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इस पद को, कैग को स्वतंत्रता मिली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अब यहाँ नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं, सीजेआई की बात नहीं की जा रही, ओनली और ओनली जज की बात की जा रही है। मुख्य उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केवल बोला गया है, ना कि मुख्य न्यायाधीश। एक एक शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान इस पद को स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात अ पोस्ट विथ इक्वल फ्रीडम एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1968 में क्या होता है दोस्तों? लेखा बोर्ड की स्थापना की जाती है। 1968 में लेखा बोर्ड की स्थापना होती है। इसमें क्या हुआ? एक अध्यक्ष और 3 सदस्य सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए। ठीक है, 1968 में क्या हुआ? लेखा बोर्ड की स्थापना होती है, अर्थात अकाउंटिंग बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन और 3 सदस्य, 3 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? कैग के द्वारा। कौन करता है? कैग के सुझाव पर कोई करता होगा, आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। 1971 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कैग से संबंध में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अधिनियम, अर्थात कैग एक्ट बोल सकते हैं संक्षिप्त में, 1971। ये क्यों आया? इसमें कैग के कर्तव्य, शक्तियां, ड्यूटीज, पावर एवं कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है, सेवा की शर्तें, इस अधिनियम को कहा जाता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कर्तव्य, शक्तियां व सेवा की शर्तें अधिनियम 1971। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971। इसमें क्या हुआ कि कैग के कर्तव्यों में, कैग के ड्यूटीज में, कार्यों में बढ़ोतरी की गई और साथ में क्या किया गया, जरा देखिएगा दोस्तों। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये सब सारी चीजें संविधान में नहीं लिखी हैं। ये सारी पावर, संपूर्ण शक्ति का हमारे देश के संविधान ने हमारे देश के संसद को, पार्लियामेंट को दे रखी है। आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से एक चीज सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, कैग के कार्यों में बढ़ोतरी तो हुई है, कैसी हुई है जरा वो देख लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो 1950 से 1976 तक भारत सरकार के लिए जो कैग होता है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए और साथ में राज्य सरकार के लिए 2 काम करती थी, लेखांकन या कहें लेखा या कहें अकाउंटिंग का, एवं साथ में लेखा परीक्षण या इसी को अंकेक्षण कहते हैं, इसी को ऑडिटिंग कहते हैं। याद रखिए 1950 से लेकर 1976 तक भारत सरकार व राज्य सरकारों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो कैग होता था, दोनों काम करता था। कब से कब तक? 1950 से 1976 तक। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द एक्ट गेव कैग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोथ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों। 1976 तक क्यों किया? 1950 से 1976 तक क्यों किया? क्योंकि जो 1971 में दोस्तों ये आपका एक्ट आता है, कैग एक्ट जो होता है 1971 में, इसमें संशोधन होता है, इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। और क्या संशोधन होता है जरा देखिए, 1976 में होता है, ठीक है, अमेंडमेंट इन कैग एक्ट 1971। 1976 में इसमें संशोधन करके क्या किया गया कि अब जो है, जब ये डबल काम दे दिया गया कैग को कि आप भारत सरकार के साथ साथ आप राज्य सरकारों के लिए भी लेखांकन और अंकेक्षण का काम करेंगे, अर्थात अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काम करेंगे। तो कैग ने बोला कि भैया हमको काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप थोड़ा सा काम का वेटेज कम कर लें। तो फिर 1971 के कैग एक्ट को में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है और उसे एक कार्य से मुक्ति दे दी जाती है। कौन सा कार्य है? याद रखिए, अब 1976 से कैग जो है भारत सरकार के लिए केवल और केवल वन एंड ओनली लेखा परीक्षण का काम करता है, ऑडिटिंग का काम करता है, अंकेक्षण का काम करता है। तो कौन सा काम वापस ले लिया गया उससे? भारत सरकार। याद रखिए, राज्य सरकारों की बात नहीं की जा रही, भारत सरकार की बात की जा रही है कि भारत सरकार के लिए जो दो काम करता था, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, तो ऑडिटिंग का काम अब वो करता रहेगा 1976 से, लेकिन लेखांकन या कहें लेखा का काम, अकाउंटिंग का काम अब वो नहीं करेगा। याद रख लीजिए। तो फिर प्रश्न उठा भैया कि ये कौन करेगा? भारत सरकार का जो ये काम है ऑडिटिंग का, ठीक है, कैग कर रहा है, लेकिन अकाउंटिंग का लेखांकन का काम कौन करेगा? तो याद रखिए, लेखा या कहें लेखांकन या अकाउंटिंग का कार्य करेगा भारत का महालेखाकार। कौन करेगा? भारत का महालेखाकार, जिसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कहते हैं, सीजीए। इसके बारे में लास्ट में बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, जिसको सीजीए कहते हैं। तो इसका ये काम क्या करेगा? भारत सरकार के लिए दोस्तों अकाउंटिंग का काम करेगा। क्या
करेगा, अकाउंटिंग का काम करेगा, जबकि ऑडिटिंग का काम कैग आज भी करता आ रहा है भारत सरकार के लिए। थोड़ा सा आप देखिए अंतर, दुविधा क्या हुई। लेकिन 1971 से जब से कैग एक्ट आया है, तो राज्य सरकारों के लिए कैग दोनों काम करता है, लेखांकन का और लेखा परीक्षण का, ठीक है, ऑडिटिंग का और अकाउंटिंग दोनों काम आज भी करता है। याद रखिए 1971 में एक एक्ट आता है, उस एक्ट में कहा गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कैग दो काम करेगा, लेखांकन और लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। लेकिन जब कैग को दिक्कत होने लगी, कैग के ऊपर कार्यभार का लोड ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ कि 1971 वाले इस एक्ट में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके कैग से एक पद ले लिया गया भारत सरकार के लिए। राज्य सरकार के लिए आज भी वो दो काम करेगा, 1971 से वो आज भी दोनों काम करेगा। लेकिन 1976 में जो संशोधन अमेंडमेंट होता है, उससे क्या हुआ कि भारत सरकार से एक काम उससे ले लिया गया। कौन सा काम ले लिया गया? उससे जो है अकाउंटिंग का कार्य, लेखांकन या लेखा का कार्य वापस ले लिया गया और बोला गया कि अब भैया कैग भैया, अब जो है आप भारत सरकार के लिए केवल और केवल लेखा परीक्षण या कहीं अंकेक्षण या कहीं ऑडिटिंग का काम करोगे। क्लियर है? और दोस्तों कैग जो होता है, ये महालेखा परीक्षक विभाग का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जो महालेखा परीक्षक विभाग है, जो ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट है, उसमें संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ठीक है। अच्छा, अन्य राज्यों में कैग तो हर जगह जा नहीं सकता, तो अन्य राज्यों में कैग के एजेंट के रूप में, अभिकर्ता के रूप में कई अन्य अदर अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं। कौन नियुक्त किया जाता है? अकाउंटेंट जनरल, जो कि राज्य सरकारों के, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके अकाउंट्स की, उनके लेखाओं की जो इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, वो किसको देता है? कैग को देता है। ठीक है। कैग के जो एजेंट है, कैग को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कैसा लग रहा है कंटेंट, बताइएगा। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वाकई में जो भी है। ठीक है। चलिए, सामान्य परिचय थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसमें एक्सप्लेन करने का सोचा है। दोस्तों, सामान्य परिचय जर्नल इंट्रोडक्शन के तहत कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं। ये वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है, मैं इसके 2 पार्ट कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही भाग में मैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का सारी जानकारी एक बार में ही दूंगा, और नोट्स के माध्यम से दे रहा हूं, तो आनंद भी आना चाहिए आपको। आई थिंक आ ही रहा होगा। चलिए, तो सामान्य परिचय में है जानकारी है, मैं अन्य बात कोई ना करूंगा, वरना 2 घंटे से कम वीडियो ना बनेगी, आपको दिक्कत होगी। तो जानकारी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये संविधान के किस भाग में है? भाग पार्ट 5 में है, अध्याय चैप्टर 5 में है, अनुच्छेद 148 से 151। ठीक है, ये 3 बातें याद रखिएगा। पार्ट 5 चैप्टर 5 आर्टिकल 148 से 151 तक। ठीक है। चलिए, इसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है? ये स्वतंत्र है एवं संवैधानिक निकाय है, इंडिपेंडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है? पहली बार जो कैग स्थापित होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैग, वो होता है 1858 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन वर्तमान स्वरूप जो है, करंट फॉर्मेट जो है, ये जब भारत का देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, ये पहली बार वर्तमान स्वरूप पाता है कैग। ठीक है, देश आजाद होने के बाद। आगे बात करते हैं, जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो है, हेडक्वार्टर जो है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्यों में भी इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्योंकि राज्यों का भी क्या काम करता है? ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम करता है। तो इसके जो रीजनल ऑफिस हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, वो अदर स्टेट में भी हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश में इसका जो एक मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी के दृष्टिकोण से एवं अदर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो एमपी में रीजनल कैग का रीजनल ऑफिस है या क्षेत्रीय कार्यालय है, वो ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। बहुत बढ़िया। एवं एक कार्यालय जो ऑफिस है वो लंदन एवं न्यूयॉर्क में भी है। चलिए दोस्तों,
जब 1858 में 1858 में कैग स्थापित होता है पहली बार, तो उसके जो फर्स्ट चीफ बनते हैं, प्रथम प्रमुख, वो सर एडवर्ड ड्रमंड बनते हैं। 1860 से 1862 तक इनका कार्यकाल होता है। देखिए 1858 में पहली बार कैग स्थापित हुआ। 1800 जस्ट दो साल बाद 1860 में नियुक्ति होती है, अपॉइंट किया जाता है सर एडवर्ड ड्रमंड को फर्स्ट चीफ के तौर पर कैग, ठीक है, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, टेन्योर। चलिए, लेकिन प्रथम भारतीय जो बनते हैं, याद रखिए देश आज़ाद होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट इंडियन जो बनते हैं कैग, उनका नाम है वी नरहरि राव जी, ठीक है, वी नरहरि राव जी। इनका टेन्योर जो होता है कार्यकाल वो 1948 से लेकर 1954 तक होता है। और वर्तमान में दोस्तों करंट में जो कैग हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये भारत के 14वें नंबर के कैग हैं। कितने नंबर के? 14वें नंबर के, मतलब 13 बन चुके हैं अब तक और ये 14वें चल रहे हैं। यदि पूछे वर्तमान में कैग का कौन से नंबर का कैग चल रहा है या कौन से नंबर के कैग पदस्थ हैं, वो आप बोलेंगे 14वें। कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने कैग अब तक बन चुके हैं, वो 13 बन चुके हैं, 14वां चल रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। इनका जो टेन्यूर है, कार्यकाल है, वो 8 अगस्त 2020 से अब तक चल रहा है, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। और खास बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी महिला, अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष या प्रमुख नहीं बनी है, ठीक है, कोई भी वुमेन जो है कैग नहीं बनी है, याद रखने योग्य बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक कथन कहा है, एक स्टेटमेंट व्यक्त किया है जब देश का संविधान लागू हो रहा था, तो कैग के संदर्भ में कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह भारत सरकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षकों में से एक होगा। यह स्टेटमेंट किसने कहा कैग के संदर्भ में? वो डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट विल बी वन ऑफ द डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। चलिए आगे बात करते हैं। ये सामान्य से जानकारी हो गई, ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में कि कैग से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद है। जैसे कि मैंने बताया, पार्ट 5 चैप्टर 5 आर्टिकल 148 से 151 तक कुल टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं कैग से संबंधित? 148, 49, 50, 51, 4 अनुच्छेद। क्लियर है? चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णित है, क्योंकि सीधे सीधे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 148 के कई भाग हैं। देखिए अनुच्छेद 48 में आपको 6, इसके सब पार्ट कितने हैं? इसके उपभाग हैं 6। अनुच्छेद 148 के 6 उपभाग हैं। अनुच्छेद 148(1) पहला नंबर है। अनुच्छेद आर्टिकल 148 फर्स्ट, इसमें कैग की नियुक्ति एवं पदमुक्ति के बारे में वर्णन है। पूछिए आपसे कैग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, और उसका जो रिटायरमेंट है, पदमुक्ति है, वो किस आर्टिकल में है, तो आपको बोलना होगा अनुच्छेद 148(1) में। अनुच्छेद 148(2) में कैग की शपथ को अपन प्रतिज्ञान भी बोलते हैं। शपथ यानी प्रतिज्ञा लेना, यानी प्रतिज्ञान, तो शपथ ओथ का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 148(2) में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148(3) में क्या वर्णित है? कैग की वेतन, आयु, सेवा शर्तें, ठीक है। जो सैलरी है, एज है, और टर्म ऑफ सर्विस या कंडीशन ऑफ सर्विस जो है कैग की, उसका वर्णन आर्टिकल 148(3) में है, ठीक है। आर्टिकल 3 में 3 चीजें, क्या क्या? वेतन, आयु, सेवा शर्तें। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैग के वेतन, आयु, सेवा शर्तों के संबंध में मौन है, साइलेंट है, ठीक है, साइलेंस है, याद रखने योग्य बात है। ये सारी शक्तियां भारतीय संविधान भारतीय संसद को देता है, इंडियन पार्लियामेंट को देता है कि आप कैग के वेतन, आयु एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करेंगी, ठीक है। तो इसलिए सेवा शर्तों का जो निर्धारण होता है इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद करती है, याद रखने योग्य बात है। चलिए, संसद ने इस संबंध में, याद रखिए, 1971 में, 1971 में, अभी पूर्व में कुछ देर पहले उल्लेखित किया मैंने कि कैग एक्ट लाता है, भारतीय संसद के द्वारा लाया जाता है। कौन सा? ड्यूटीज, पावर, कंडीशन ऑफ सर्विस या टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो कैग एक्ट 1971 में पारित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में सीधे तौर पर कहा गया है कि इसकी सारी शक्ति, सारी वेतन, आयु, सेवा शर्तें निर्धारित करने का जो पावर है वो भारतीय संसद को दिया गया। और इस संबंध में भारतीय संसद ने, इंडियन पार्लियामेंट ने कैग एक्ट 1971 लाया और पारित किया उसे, ठीक है। इसमें आगे देखिए,
अनुच्छेद 148(4) में क्या वर्णित है? इसमें यह बताया गया है कि जिस सेवानिवृत्ति के बाद आफ्टर रिटायरमेंट कैग क्या जॉब कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, भारत, याद रखिए, तो भारत एवं राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी नियुक्ति के हेतु अयोग्य हो जाता है, यानी उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। किसके अधीन? अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है ये चीज? याद रखें, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, ये ओवरव्यू है दोस्तों, ये ओनली अभी आपको पूरा डिटेल आगे मिलता जाएगा, ये तो केवल ओवरव्यू है। अनुच्छेद 148(5) में क्या कहा गया? अच्छा, आपको पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये आर्टिकल जो है ना, ये एक आर्टिकल ट्रिक में लाऊंगा। अभी जब सारे आयोग, सारे कमीशन पढ़ा दूंगा, तब मैं आर्टिकल्स को रटाने के लिए खुद से बनाऊंगा ट्रिक और फिर लाऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय लग रहा कंटेंट प्रिपेयर करने में, क्योंकि मजाक नहीं है दोस्तों, कंटेंट एक जगह से कलेक्ट कर लेना कि एक जगह से छाप लो और पढ़ा दो, ऐसा नहीं है। मेरा ये सिस्टम नहीं है, मैं इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता, मेरा खुद का अपना अलग स्वरूप सिस्टम है, उसको मैं फॉलो करता हूं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, और समय लग रहा है लेकिन धैर्य रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 148(5) में क्या वर्णित है? कर्मचारियों की सेवा शर्तें, टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, याद रखिए, कैग के परामर्श के द्वारा, याद रखिए, कैग का, देखिए कैग तो कोई अकेला आदमी है, ठीक है, लेकिन कैग इतना बड़ा काम, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग का काम अकेले तो कर नहीं सकता, उसके लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं, और कर्मचारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। लेकिन कैसे? जब कैग परामर्श देगा, कैग सलाह देता है राष्ट्रपति को, तब जाकर राष्ट्रपति कैग के लिए कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करते हैं। याद रखेंगे ये चीज, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे 148(6) में देखेंगे आप। 148(6) में क्या वर्णित है? कैग व उसके सभी कर्मचारियों के वेतन, सैलरी, भत्ते, अलाउंस, पेंशन व अन्य प्रशासनिक व्यवहार नहीं है, अलग अलग करिएगा, अन्य प्रशासनिक व्यय भार, ठीक है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लोड। ठीक है, ये भारत की संचित निधि से प्रदत्त होंगे। याद रखिए, भारत की संचित निधि से कैग व उसके अन्य सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन एवं अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होंगे, लोड होगा, वो सारा कहाँ होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से होगा। अब भारत की संचित निधि क्या होती है आपको पता है, मैं सब लाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि भारत की संचित निधि से इन सबको वेतन, भत्ते वगैरह, पेंशन दिया जाएगा। इसमें वोटिंग नहीं होती है, याद रखिए, डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होता है संसद में, सीधे तौर पर भारत की संचित निधि से कैग व उसके अन्य कर्मचारियों को सैलरी, अलाउंस, पेंशन या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लोड जो है वो दिए जाते हैं। अनुच्छेद 149 में देखिए, कैग की शक्तियां व कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, फंक्शन एंड पावर ऑफ कैग, ये एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है, कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कैग की पावर और शक्तियां जो हैं, कैग की शक्तियां व कर्तव्य, फंक्शन एंड पावर ऑफ कैग, वो अनुच्छेद 149 में है। याद रखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अनुच्छेद आपसे याद नहीं हो रहे, मैं कराऊंगा याद, लेकिन आप एक बार कंप्लीट सारे आयोग पढ़ तो लें। चलिए अनुच्छेद 150 में देखेंगे कि कैग की सलाह पर, फिर इंपॉर्टेंट चीज, हर एक शब्दों पर विशेष ध्यान देना है आपको। कैग के सलाह पर संघ व राज्यों के खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। संघ, यूनियन एवं स्टेट के जो खाते होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं, उनका विवरण, उनका डिस्क्रिप्शन कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। लेकिन कौन सलाह देता है राष्ट्रपति को? कैग देता है। ठीक है, याद रखिए, कैग, राष्ट्रपति चाहे तो माने या ना माने कि ऐसा प्रारूप तैयार करना है, लेकिन राष्ट्रपति ही करेंगे आफ्टर दी किसके आफ्टर द एडवाइस ऑफ कैग। ठीक है, यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज अ प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि संघ व राज्यों के जो लेखा होते हैं, यानी ऑडिट होते हैं, उसको किस प्रारूप में, किस ड्राफ्ट में तैयार किया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए, निर्धारण करने की शक्ति राष्ट्रपति जी को है, और ये सलाह देता है कौन? कैग। नेक्स्ट है अनुच्छेद 151 में अंकेक्षण व लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, या कह सकते हैं सीधे तौर पर कैग की रिपोर्ट, ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑफ कैग। ठीक है, अंकेक्षण को ही लेखा परीक्षण कहते हैं, प्रतिवेदन को हिंदी में, इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑडिटिंग रिपोर्ट ऑफ कैग। 151(1) में दो पार्ट हैं,
ठीक है, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे। अनुच्छेद 151(1) में कहा गया है कि ये भारत सरकार के लिए जो कैग है अपनी रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को देगा। किससे संबंधित? भारत सरकार से संबंधित। ठीक है, भारत सरकार के इंडियन गवर्नमेंट के लेखों का यानी अकाउंट्स का जो लेखा परीक्षण है, ऑडिटिंग है, अकाउंट्स का ऑडिटिंग कर अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति अब इस प्रतिवेदन को यानी इस रिपोर्ट को दोनों सदनों में, दोनों हाउसेज में क्या करते हैं? पेश करवाते हैं। वहीं 151(2) में कहा जाता है, लिखा है, वर्णित है कि जो कैग है अपनी रिपोर्ट यानी राज्य सरकार के लेखों का यानी अकाउंट्स का जो लेखा परीक्षण है ऑडिटिंग करके रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल राज्य विधानमंडल में इसे पेश करवाते हैं यानी स्टेट लेजिस्लेचर में इसको प्रस्तुत करवाते हैं। याद रहे 51 वेरी इंपॉर्टेंट है। 51 में क्या है? उसकी रिपोर्ट है। 51(1) में राष्ट्रपति को देगा, 51(2) में राज्यपाल को देगा। राष्ट्रपति को भारत सरकार की रिपोर्ट देगा और राज्यपाल को राज्य सरकारों की रिपोर्ट देगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अलग अलग सारे अनुच्छेद। अब शुरू से एक ओवरव्यू आपने ले लिया। देखिए अनुच्छेद 148 में लिखा है भारत का एक कैग होगा, देयर विल बी अ कैग इन इंडिया। ठीक है, अनुच्छेद 148 में लिखा है कि भारत का एक कैग होगा। अब आइए 148(1) में। 148(1) में 2-4 बातें लिखी हैं। कौन कौन सी? एक तो पहली नियुक्ति, तो याद रखिए कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। हु विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? 148(1) के तहत। ठीक है, कैग की नियुक्ति जो है दोस्तों, कैग की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है, उसी को अधिपत्र कहते हैं, उसी को हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र कहते हैं, उसी को वारंट कहते हैं। यानी कैग की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी किया जाता है। वारंट वो वाला वारंट नहीं है। ठीक है, इसे नियुक्ति पत्र कहते हैं, इसे अधिपत्र कहते हैं, इसे हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिपत्र कहते हैं या इसे वारंट कहते हैं। ठीक है, तो कैग के साथ साथ राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में भी वारंट जारी करते हैं। 4 लोगों के संबंध नियुक्ति के संदर्भ में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वारंट जारी करते हैं राष्ट्रपति जी। वो कौन है? एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और तीसरे राज्यपाल और चौथे स्वयं कैग। इन चारों के लिए वारंट नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है राष्ट्रपति के संदर्भ में। ऑप्शन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति जी द्वारा वारंट किसके नियुक्ति के संदर्भ में जारी किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? याद रखिए, ये आगे बात करते हैं। बहुत मजा आएगी पढ़ने में। थोड़ा मैं स्पीड इसलिए रखा हूं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और पढ़ाना मुझे सब कुछ है। ठीक है, तो फालतू की बातें ना करते हुए मैं सीधे अपने फोकस करता हूं पढ़ाने पर। हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, रिमूवल प्रोसेस जो है वो 148(1) में ही है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया या इसी को पदच्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? पदच्युत या हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस जो होती है वो भी 148(1) में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि कैग की हटाने की प्रक्रिया का तो संविधान में वर्णन है, लेकिन कैग के त्याग पत्र से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड और रेजिग्नेशन जो होता है कैग का, उसके संबंध में संविधान मौन है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है, केवल उसको हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस दी गई है और वह यह है कि कैग को उसी विधि से या उसी रीति से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर रहा है, ओनली जज की बात कर रहा है, ना कि CJI की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं की जा रही है। वहां बात की जा रही है ओनली न्यायाधीशों की, जज की। ठीक है, ही विल बी रिमूव एज अ सेम प्रोसेस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ये चीज किसमें वर्णित है? आर्टिकल 124 में क्या वर्णित है? आइए आगे देखिए। आर्टिकल 124(4) में कहा गया है कि इसमें यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो है दोनों सदनों द्वारा जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, विशेष बहुमत होता है, उसके द्वारा हटाया जाता है। विशेष बहुमत कैसे? सदन में, हाउस में उपस्थित 50% व 2/3 बहुमत से, 2/3 जो मेजॉरिटी होती है उसके द्वारा, इसी को विशेष बहुमत कहा गया है इसमें। तो विशेष बहुमत के द्वारा एवं साबित कदाचार, वेरी इंपॉर्टेंट, साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनएबिलिटी एंड
प्रोवेन मिसकंडक्ट, ठीक है, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। किसे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, और विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत है सदन में उपस्थित 50% व 2/3 बहुमत के द्वारा में जो स्पेशल मेजॉरिटी है। और इसी प्रोसेस से, इसी सारी प्रोसेस से किसे हटाया जाएगा? कैग को। ऐसा आर्टिकल 148(1) में कहा गया है, ठीक है, 148(1) में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और डिटेल दे दिया गया है। प्रत्येक सदन की जो स्पेशल मेजॉरिटी है, विशेष बहुमत है, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। जो प्रस्ताव होता है भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है उनके न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव होता है वो प्रत्येक सदन की, चाहे वो लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो, निम्न सदन, उच्च सदन, लोकसभा, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, मेजोरिटी द्वारा, और सदन में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। और दोस्तों ये जो प्रस्ताव है वो संसद के एक ही सेशन में, एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, और यानी प्रस्तावित होना चाहिए, और स्वीकृत होना भी आवश्यक है। चलिए आगे बात करते हैं। त्यागपत्र, मैंने बताया ना, त्यागपत्र और इन दोनों के संबंध में संविधान जो है साइलेंस है, मौन है। संविधान में इसका वर्णन नहीं है। ये सारी शक्तियां जो हैं संसद को प्राप्त है कि ये सब निर्धारित करेंगी, लेकिन हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसेस का वर्णन संविधान में है। एक एक तथ्य को आप अच्छे से पढ़िएगा। जो कार्यकाल होता है टेन्यून पूर्ण होने पर राष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र सौंपते हैं कैग। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो कैग है वो अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देंगे? रिजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? और राष्ट्रपति को देंगे। दूसरा है पद रिक्ति, यानी इनके पद का खालीपन। कैसे? जब आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी कारणवश, स्वास्थ्य कारणों या आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर जो पद रिक्ति है वो या कह सकते हैं एक्सीडेंटल डिमाइज, ठीक, आकस्मिक मृत्यु होने पर पद रिक्त हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, शपथ अभी आपने एक पार्ट कंप्लीट किया, एक आर्टिकल कंप्लीट किया, वो है 148(1). अब आइए 148(2) पर बात करते हैं। दोस्तों इसमें केवल क्या दिया है? प्रतिज्ञान, यानी प्रतिज्ञा, यानी शपथ, इंग्लिश में ओथ। कार्यभार या कहें पद संभालने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष? देखिए, नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति के सामने ही ये क्या लेंगे? अनुसूची 3 के तहत शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति के सामने ये कौन सी शपथ लेते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा व श्रद्धा की। कौन सी शपथ? संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की, ठीक है, की अनुसूची 3 के तहत, क्योंकि अनुसूची में 3 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन है, ओथ का वर्णन किया गया है, इसलिए शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के सामने जो है शपथ लेते हैं। आगे देखते हैं, योग्यता, सेवा शर्तें, आयु या कहें कार्यकाल और वेतन, ये अनुच्छेद 148(3) में है। और ये सारी शक्ति संसद को दी गई है कि उसकी योग्यता का निर्धारण करे, उसके टर्म्स ऑफ सर्विस या कहीं कंडीशन ऑफ सर्विस, सेवा शर्तों का निर्धारण करे, उसका जो टेन्यूर है, कार्यकाल है, उसका निर्धारण करे, उसकी जो सैलरी है, जो वेतन है, वो आर्टिकल 148(3) के तहत संसद यानी पार्लियामेंट निर्धारित करती है। चलिए योग्यता की बात करते हैं कि योग्यता में दोस्तों कैग के संदर्भ में योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं है। मैं फिर बता चुका हूं, सारी शक्ति संसद को है, पार्लियामेंट को, वही निर्धारित करेगी। संसद पार्लियामेंट को योग्यता निर्धारण करने की पावर है, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अधिकारी होते हैं वो सामान्यतः इस पद पर नियुक्त अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, IAS अधिकारी। वेतन की बात करें सैलरी की, तो वो संसद द्वारा निर्धारित ये भी है। ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये सब संसद द्वारा निर्धारित होती हैं, तो लेट डाउन बाय पार्लियामेंट, ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित होती है सैलरी। वैसे लगभग 2.5 लाख है, ठीक है, हाँ मिल गया, 2.5 लाख ही है, ठीक है। चलिए अनुसूची 2 के तहत इसमें वेतन वेतन है ना, पता है ना, अनुसूची 3 में शपथ है, अनुसूची शेड्यूल 2 में जो है उसके बाद क्या है, वेतन है, तनख्वाह की बात की जाती है। तो अनुसूची 2 में नियुक्ति के बाद इस पद पर रहते उनके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है। याद रखनी, बड़े प्यार से सुनिएगा, लाभकारी परिवर्तन हो सकता है, प्रॉफिटेबल चेंजेस हो सकते हैं उनकी सैलरी में, लेकिन दोस्तों
याद रखिए, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नॉन अनवाइबल चेंजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है, याद रखिए। और सैलरी के संबंध में संसद ने निर्धारित किया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सीजीआई नहीं, ओनली जज, न्यायाधीश की तरह व्यवहार में कह सकते हैं उनके बराबर सैलरी मिलती है, जो कि वर्तमान में 2.5 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए, और ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि पर भारित है। क्लियर? आगे अब बात करते हैं आयु या कहें कार्यकाल की, टेन्यूर, ठीक है, कैग के कार्यकाल की। ये इसमें भी संविधान मौन और सारी मौन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंस। इसको सारी शक्तियां संसद को है, संसद ही, इंडियन पार्लियामेंट ये सब निर्धारित करेगी। चलिए, वैसे सामान्यतः इसका जो टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है कैग का, वो 6 वर्ष होता है। और सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की जो एज होती है, आयु होती है, वो 65 वर्ष होती है। यदि दोनों में से जो भी पहले पूर्ण होगा, अर्थात यदि मान लीजिए कोई भी, मुझे भारत का कैग बनाया गया और मेरी उम्र उस समय 62 या 63 वर्ष थी, लेकिन सामान्यतः कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और जब मेरी नियुक्ति हुई, जब मैं अपॉइंट हुआ तो 63 का था, तो 2 साल बाद यानी 65 को हो जाऊंगा, तब मैं स्वयं, मेरा कार्यकाल पूर्ण माना जाएगा, क्योंकि मैं 65 वर्ष का हो चुका हूं। यदि मैं 55 साल का होता और कार्यकाल मैं उस समय नियुक्ति की जाती, तो मैं 61 वर्ष की एज में रिटायर होता, जब पूरा कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता। इसलिए दोनों में से जो भी पहले होगा वही जो है कार्यकाल माना जाएगा। चलिए, रिमूव कैसे किया जाता है इस पर बात करते हैं। वही चीज है, उसी विधि से या उसी रीति से लॉ ऑफ मैनर से हटाया जाएगा, जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के जज को हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है, अभी कुछ देर पहले मैंने उल्लेखित किया है। चलिए, पदरिक्ति की बात करें, आकस्मिक मृत्यु है, ये सारी चीजें बता चुका हूं। त्यागपत्र की देखिए बात करता हूं। जो रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र है, वो राष्ट्रपति को देते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, और जो है शपथ भी राष्ट्रपति के सामने संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की अनुसूची 3 के तहत, शेड्यूल 3 के तहत लेंगे, और अनुसूची 2 के तहत, शेड्यूल 2 के तहत इनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होगी। चलिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना, साबित कदाचार व असमर्थता, ये टर्म याद रखिएगा। और विशेष बहुमत दोनों सदनों द्वारा, विशेष बहुमत में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा हटाया जाएगा। और ये सारी प्रोसेस है अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है, क्योंकि अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस दी हुई है, इसीलिए इसका संबंध कैग से हम कर देते हैं, क्योंकि हटाने की प्रोसेस है। ठीक है, याद रखिए, संविधान में त्याग पत्र वगैरह से संबंधित कोई भी बात उल्लेखित नहीं है, केवल उसकी रिमूवल प्रोसेस जो है, हटाने की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें लिखी हैं। किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रोसेस होती है, उसकी बात यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा है, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सदन में उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। जो प्रस्ताव किसी भी न्यायाधीश को हटाने का लाया जाता है, वो कैसा होना चाहिए? प्रत्येक सदन यानी लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उच्च सदन निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का जो मेजॉरिटी है उसके द्वारा एवं सदन में उपस्थित हुआ मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ये अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। चलिए आगे इसमें देखिए, ठीक है, सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउसेज एंड not less than 2/3 of the members present and voting in the house। ठीक है, और आगे लिखा है, संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित व स्वीकृत होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी प्रपोज्ड एंड अडॉप्टेड इन द सेम सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एवं साथ में राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द सेम सेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। संविधान में कैग को हटाने की प्रक्रिया रिमूवल प्रोसेस दी गई है, परंतु रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र को परिभाषित डिफाइन नहीं किया गया है। इसे कैसे डिफाइन किया गया है? इसे डिफाइन किया गया है महालेखा परीक्षक अधिनियम कैग एक्ट 1971 की, ठीक है, ऑडिटर जनरल एक्ट 1971 की धारा यानी सेक्शन 4 में उल्लेखित किया गया है। क्लियर है? ये संविधान में वर्णित नहीं है। क्या? त्याग पत्र, जबकि रिमूवल प्रोसेस उल्लेखित है। कहाँ पे? अनुच्छेद 148(3) में। चलिए,
सेवानिवृत्ति 148(4) को पढ़ते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद या कहीं अवकाश प्राप्ति के बाद या कहीं रिटायरमेंट के बाद क्या काम करेगा भारत, क्या काम कर सकता है कैग, क्या नहीं कर सकता है। देखिए, सेवानिवृत्ति के बाद कैग भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं करेगा, यानी अयोग्य हो जाता है। ठीक है, विल नॉट होल्ड ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। क्लियर है, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी सेवा वाला पद धारण नहीं करेगा। क्यों? रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, चलिए इसमें कुछ अपवाद हैं। चलिए देखिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनकी नियुक्ति हुई थी। देखिए यहाँ पे पहला जो एक्सेप्शंस है वो है विनोद राय जी। ये जब कैग पद से रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, अवकाश प्राप्त हुए, तब इन्हें बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष यानी चीफ नियुक्त किया गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष बने थे। चूंकि अभी मैंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर को धारण नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है यह एक सलाहकारी निकाय है, एक एडवाइजरी बोर्ड है। ठीक है, ना कि ये भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद। चलिए नेक्स्ट है टी.एन. चतुर्वेदी। टी.एन. चतुर्वेदी भी सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल बने थे। क्या बने थे? राज्यपाल बने थे। चूंकि राज्यपाल भी लाभ का पद नहीं माना गया है। ठीक है, इसलिए क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद धारण नहीं करेगा कोई भी कैग, लेकिन राज्यपाल बने थे आफ्टर रिटायरमेंट टी.एन. चतुर्वेदी। चूंकि राज्यपाल लाभ का पद नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है ए.के. चंद्रा। इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था ए.के. चंद्रा को। ये भी एक एडवाइजरी बोर्ड है, सलाहकारी निकाय है, ना कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद। चलिए आगे बात करते हैं। यह अपवाद याद रखिएगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तें या कहें कैग का प्रशासन नियम जो है वो आर्टिकल 148(5) में उल्लिखित है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज या कहें रूल्स ऑफ कैग एडमिनिस्ट्रेशन किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 148(5) में। कैग के प्रशासन के लिए, ठीक है, कैग के प्रशासन के लिए जो नियम बनाएगा वो राष्ट्रपति बनाएगा और कैग की सलाह से बनाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति कैग के प्रशासन के लिए नियम बनाएंगे और इसके लिए कैग उनको सलाह देता है। ठीक है, रूल्स ऑफ कैग, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेंट विथ कैग। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं 148(6) में कैग का वेतन व व्यय लिखा है। कैग के वेतन व व्यय, एक्सपेंसेस या कहें सैलरी एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, कैग व उसके अन्य सभी कर्मचारियों के वेतन, सैलरी, भत्ते, अलाउंस, पेंशन व अन्य प्रशासनिक व्यवहार, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लोड जो हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। वेटेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर है, भारत की संचित निधि पर। ये देखिए, ठीक, ये बात, ये सारी चीज़ आप ओवरव्यू में ले चुके हैं जब मैं सारे अनुच्छेद संबंधित पढ़ा रहा था। लास्ट है, सॉरी लास्ट तो नहीं है, अनुच्छेद 149 में देखिए, कैग के कर्तव्य व शक्तियाँ, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग। ठीक है, 149, इसमें भी संविधान का कोई वर्णन नहीं है, संविधान में कोई वर्णन नहीं है कैग की कर्तव्य और शक्तियों का। संसद द्वारा यानी बाई पार्लियामेंट संसदीय अधिनियम 1971 पारित किया गया, पार्लियामेंट एक्ट 1971, जो क्या कौन सा एक्ट था आपको पता है? जो कैग एक्ट 1971 में पारित किया गया था, उसी में कैग की कर्तव्य व शक्तियों का वर्णन किया गया था। कैग के मुख्य कार्य जो हैं, जो मेजर वर्क है, वो भारत सरकार के लिए काम करेगा ऑडिट अकाउंटिंग का, भारत सरकार के लिए काम करेगा अकाउंटिंग का, और राज्य सरकार के लिए क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के लिए 2 काम, अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग। नोट लगा लीजिए, अंकेक्षण या कहें लेखा परीक्षण या कहें अकाउंटिंग का काम इंडियन गवर्नमेंट के लिए करेगा कैग, जबकि राज्य सरकार के लिए अंकेक्षण या कहें लेखा परीक्षण और साथ साथ लेखांकन का काम करेगा। अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम, दोनों काम करेगा भारत राज्य सरकार के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अच्छा, भारत सरकार के लिए ऑडिटिंग का काम करता है CGA। ठीक है, महालेखाकार, बता चुका हूं। आगे देखिए 150 में क्या वर्णित है? अनुच्छेद 150 में संघ व राज्य हेतु प्रारूप। ठीक है, फॉर्म ऑफ अकाउंट फॉर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, कैग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। कैग की सलाह पर राष्ट्रपति जो है संघ व राज्यों के लिए प्रारूप तैयार करवाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
कैग की रिपोर्ट या कहें कैग का अंकेक्षण या कहें कैग का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, ठीक है, अंकेक्षण प्रतिवेदन या कहें लेखा परीक्षण प्रतिवेदन या कहें रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए 151(1) में देखिए भारत सरकार के लिए, 151(2) में राज्य सरकार के लिए, 151(1) में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, 151(2) में राज्यपाल को रिपोर्ट देगा, ठीक है। 151(1) में भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा यह प्रतिवेदन रिपोर्ट संसद के दोनों हाउस में, दोनों सदनों के समक्ष जो है प्रस्तुत करवाया जाता है। वहीं राज्य 151(2) में जो है राज्य सरकार के लेखों का, अकाउंट्स का जो है लेखा परीक्षण, अकाउंटिंग करके अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट राज्यपाल गवर्नर को सौंपेंगे और गवर्नर राज्यों की राज्य विधानमंडल में जो है स्टेट लेजिस्लेचर में के पास प्रतिवर्ष एनुअली रखवाते हैं ये रिपोर्ट, जो कि कैग उनको देता है। चलिए नोट, संसद में प्रतिवेदन या कहें रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद लोक लेखा समिति, पैक जिसको बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस रिपोर्ट का अध्ययन करती है, इस रिपोर्ट की जांच करती है। तो याद रखें, संसद में रिपोर्ट रखे जाने के बाद कैग की रिपोर्ट का अध्ययन, स्टडी या जांच कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। कैग प्राथमिक रूप से दोस्तों संसद की लोक लेखा समिति पैक से जुड़ा होता है, ठीक है, प्राथमिक रूप से, एवं संसद की पैक की बैठकों में, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है, उसकी बैठकों में उपस्थित होता है या उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। क्लियर है? जबकि राज्यों में राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटर की लोक लेखा समिति इस जो है जांच करती है। जब कैग राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट दे देते हैं तो राज्यपाल राज्यों की विधानमंडल में उसको रिपोर्ट कर रखवाते हैं और राज्यों में राज्य विधानमंडल की जो लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उस रिपोर्ट का अध्ययन या जांच करती है। आइए कार्य व शक्तियां पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जो फंक्शन एंड पावर हैं कैग की वो देख लेते हैं। तो लेखा परीक्षण संबंधित कार्य हैं, ऑडिट रिलेटेड वर्क। सबसे पहले अनुच्छेद 148 से 151 तक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसमें कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें हैं, ऐसा अधिनियम लाया गया था 1971 में, इसे कैग एक्ट 1971 बोलते हैं। साथ में लेखा व लेखा परीक्षा विनियम 2017 के अनुसार कैग के निम्नलिखित कार्य हैं, अर्थात अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 148 to 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट, इसमें क्या है, ड्यूटीज, पावर एंड कंडीशन या टर्म्स ऑफ सर्विस एक्ट 1971 एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट रेगुलेशन 2017 कैग हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। चलिए देखते हैं क्रम से। पहले में है संघ व राज्यों के लेखों का अंकेक्षण करना। दो चीज, संघ व यूनियन एंड स्टेट के लेखों का, अकाउंट्स का अंकेक्षण करना एवं आय व्यय की संपरीक्षा करना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क पहला, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा है आकस्मिक निधि या एवं सार्वजनिक लेखा से जुड़े व्यय की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। आकस्मिक निधि व सार्वजनिक लेखा से जुड़े व्यय की जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। रिपोर्ट ऑन एक्सपेंडिचर ऑफ कंटिंजेंट फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स। ठीक। तीसरा है दोस्तों लोक निगमों व सरकारी कंपनियों से संबंधित अंकेक्षण करना। कंडक्ट ऑडिट रिलेटेड टू पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज। नेक्स्ट है 4 नंबर, संघ व राज्यों के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण भी करता है। एनुअली जो है उसके जो अकाउंट्स होते हैं उसको प्रमाणीकरण करता है, जिसमें विश्व बैंक के द्वारा जो प्रायोजित परियोजनाएं होती हैं उनका, उस प्रायोजित परियोजनाओं का आय व्यय भी सम्मिलित होता है। एक एक शब्द को पढ़िएगा ध्यान से। संघ व राज्यों के वार्षिक लेखों का प्रमाणीकरण करता है, विश्व बैंक के द्वारा जो प्रायोजित परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनके आय व्यय को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट इंक्लूडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है,
संसद व राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समितियों की जो विभिन्न लेखा मुद्दों पर सहायता करना काम होता है कैग का। संसद व राज्य विधानमंडलों की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक की विभिन्न लेखा मुद्दों पर सहायता करना कैग का काम होता है। असिस्ट पब्लिक अकाउंट कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन वेरियस अकाउंटिंग इशू। ठीक, नेक्स्ट 6वां नंबर है वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाना एवं वित्त संबंधी घोटालों को प्रकाश में लाकर प्रशासन को सदैव सचेत रखना भी जो है कैग का काम होता है। ठीक है, टू कंट्रोल द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड द हाईलाइट द फाइनेंशियल स्कैम्स एंड ऑलवेज अलर्ट द एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो काम हुआ है कैग के द्वारा, जैसे कोयला घोटाला जो कोल स्कैम हुआ और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी, ये कैग की इस घोटाले की जांच में इसको सामने लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, 7वां नंबर है, अच्छा आपसे प्रश्न है आपके लिए कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला इनके समय पर कैग कौन था भारत का, ये आप कमेंट करके उत्तर देंगे। चलिए 7वां नंबर है प्रत्येक खर्च की वित्तीय आलोचना करना एवं अनियमितता पाई जाने पर उसमें उचित कार्रवाई हेतु प्रेरित करना। ठीक है, टू इनकरेज फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट एवरी एक्सपेंडिचर फंड इन फाइनेंशियल क्रिटिसिज्म एंड इरेगुलरिटी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, प्रत्येक खर्च की जो है वित्तीय आलोचना करना कैग का काम है। एवं साथ में यदि उस वित्तीय आलोचना में कुछ अनियमितता पाई जाती है उसको उचित कार्रवाई हेतु प्रेरित भी करना कैग का काम होता है। 8वां नंबर भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि एवं प्रत्येक संघ प्रशासित प्रदेश जहां विधानसभा हो के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षण करता है। किसके व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षण करता है कैग? भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि व प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उन सभी के व्यय संबंधी लेखाओं की जांच या लेखा परीक्षण कौन करता है? कैग करता है। ठीक है, टू ऑडिट ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन द स्टेट्स एंड एवरी यूनियन टेरिटरी हैविंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर देखेंगे, केंद्र व राज्य सरकारों के लिए किसी विभाग द्वारा, केंद्र एवं राज्य सरकारों के किसी विभाग के द्वारा जो ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों, जो बैलेंस शीट, तुलन पत्र को बैलेंस शीट कहते हैं, तुलन पत्रों व अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षण करना। थोड़ा हिंदी डिफिकल्ट है शायद। केंद्र व राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों व अन्य अनुषंगी लेखाओं का है जो लेखा परीक्षण करता है, कौन करता है? कैग करता है। ऑडिट ऑफ ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड सब्सिडरी अकाउंट्स बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 10वां नंबर देखेंगे, 10वें नंबर में लिखा है प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा परीक्षण करना। ऑडिट द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंसेस, प्राप्तियों व व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। इनमें 3-4 चीजें हैं, कौन कौन सी? पहला ए नंबर में देखेंगे, वे सभी स्थानीय निकाय जो लोकल बॉडी हैं एवं प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल, वे सभी स्थानीय निकाय एवं प्राधिकरण जिसे केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता हो, सब्सिडी मिलती हो, और ये काम करेगा, इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रपति के आधार पर। जो लोकल बॉडी होती हैं और जो ट्रिब्यूनल यानी प्राधिकरण होते हैं, इनके अनुदानों की जो जांच होती है वो कौन करता है? इनके व्ययों का या प्राप्तियों का जो लेखा परीक्षण है वो कौन करता है? ऑडिटिंग का काम करता है, कैग करता है। और किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की सलाह पर। इंपॉर्टेंट है। बी नंबर, भारत सरकार के सरकारी खातों की भी जांच करना कैग का काम है। ठीक है, चेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर, किसी भी विभाग के लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है। कैग जो है किसी भी विभाग की लेखा प्रपत्र की जांच कर सकता है। चेकिंग द अकाउंट्स फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट्स, लेखा प्रपत्र मतलब होता है क्या? अकाउंट्स फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट, भंडार गृहों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है, कौन? कैग। ऑडिट दी वेयर हाउसेज, भंडार गृहों का भी लेखा परीक्षण, ऑडिटिंग का काम कर सकता है कैग। 11वां नंबर देखिए, लोक लेखा समिति के वेरी इंपॉर्टेंट, लोक लेखा समिति के सदस्यों को सलाह व सुझाव देना। ठीक है, एडवाइजिंग एंड सजेस्टिंग टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति के सदस्यों को सलाह व सुझाव देना भी कैग का काम होता है। 12वां नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ये क्योंकि ये
कैग के अनुच्छेदों से थोड़ा हट के है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? कर आदि को प्रमाणित करना एवं कर आदि को कार्यान्वित करना, ये भी दोनों काम कैग का ही है। कर आदि को प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है और उसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है, यानी उसको कार्यान्वित करता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा 113 नंबर में थोड़ा देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या? अनुच्छेद 279 ये क्या वर्णित करता है कि कैग, देखिए कैग का जो है 148 से 151 तक था, लेकिन थोड़ा सा एक और अनुच्छेद कैग से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 279। ठीक है, 279। इसमें कहा गया कैग भारत सरकार के कर या शुल्क की शुद्ध आगमों, कर या कहें शुल्क एक ही चीज है, कर या शुल्क, चलिए देख लीजिए, कर या शुल्क की शुद्ध आगमों या कहें शुद्ध आय का निर्धारण व प्रमाणन करना भी किसका काम होता है? कैग का। ठीक है, जो प्योर रिसिप्ट होती है, यानी कर या शुल्क के शुद्ध आगम होते हैं, आगमों का या कहें शुद्ध आय का, नेट इनकम का जो निर्धारण होता है कैग करता है, उसका प्रमाणन भी कौन करता है? कैग करता है। टू डिटरमाइन एंड सर्टिफाई द नेट इनकम या कहें इनकम ऑफ टैक्सेस या कहें ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और याद रहे कैग का जो प्रमाण पत्र होता है वो अंतिम होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कैग इज फाइनल। ठीक है, कैग का प्रमाण पत्र इस संबंध में फाइनल माना जाता है और अंतिम माना जाता है। नेक्स्ट, बस थोड़ा सा और है, 1-2 पेज का है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आ गया, भारत में कैग कौन कौन से बने या कहें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। पहले नंबर पर जो भारत के पहले कैग नियुक्त होते हैं आज़ादी के बाद, वो होते हैं वी नरहरि राव 1948 से 1954 तक, और ये प्रथम भारतीय कैग होते हैं। ठीक है। A.K. चंद्रा जी हैं, 1954 से 1960 तक कार्यकाल होता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे आफ्टर रिटायरमेंट। फिर आपके आते हैं A.K. राय, 4th नंबर पर S. रंगनाथन, 5वें नंबर पर A. बक्सी, 6वें नंबर पर ज्ञान प्रकाश, ये भी कैग बने थे 6वें नंबर के। 7वें नंबर के में कैग बनते हैं T.N. चतुर्वेदी। 8वें नंबर पर कैग बनते हैं C.G. सोमैया। 9वें नंबर पर कैग बनते हैं V.K. सुंगलू। 10वें नंबर के कैग बनते हैं V.N. कौल। 11वें नंबर में भी, यहाँ से इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 11वें नंबर पर विनोद राय कैग बनते हैं। 12वें नंबर पर शशिकांत शर्मा जी बनते हैं, 2013 से 2017 तक इनका टेन्यूर होता है, कार्यकाल होता है। 13वें नंबर पर बनते हैं राजीव महर्षि, जिनका कार्यकाल 2017 से 2020 तक होता है, जबकि अभी वर्तमान में 14वें नंबर के जो कैग हैं, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो 2020 से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे विनोद राय से संबंधित एक चीज लिखी है कि 2G स्पेक्ट्रम जो स्कैम हुआ था, जो घोटाला हुआ था, उसकी रिपोर्ट संसद में इन्होंने पेश की थी। ठीक है, किसने? विनोद राय। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बार बार लोक लेखा समिति आ रही थी, पब्लिक अकाउंट कमेटी आ रही थी, पैक आ रही थी, उसकी बात थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि जब संसद की समितियां हैं उनका अध्ययन करेंगे तो वहां पर ये मिलेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा सामान्य जानकारी ले लीजिए। ये भी ये सांविधिक निकाय है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जो कि संसद के द्वारा बनाई गई थी और संसद द्वारा स्थापित है। इसे जो है स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और प्रमुख वित्तीय नियंत्रण समिति होती है, इंपॉर्टेंट चीज, प्रमुख वित्तीय नियंत्रण समिति होती है, मेजर फाइनेंशियल कंट्रोल कमेटी। इसके जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, टोटल 22 होते हैं, जिसमें से लोकसभा कहें या कहें निम्न सदन या कहें हाउस ऑफ द पीपल्स। ठीक है, लोगों का सदन भी इसी को बोलते हैं, लोगों का सदन। लोअर हाउस मतलब निम्न सदन या कहें लोगों का सदन। ठीक है, तो लोकसभा से 15 सदस्य इस समिति में चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा से यानी अपर हाउस से यानी उच्च सदन से जो है 7 सदस्य चुने जाते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा से, टोटल 22 सदस्य पैक में होते हैं। कार्यकाल सदस्यों का 1 वर्ष का होता है। ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए, जो है अध्यक्ष जो है दोस्तों, लोक लेखा समिति का विपक्षी दल का नेता बनता है। कौन बनता है? विपक्षी दल का ही कोई सदस्य बनेगा, और ये सदस्य का जो चयन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो टोटल 22 सदस्य हो गए। ठीक है, लोकसभा से कितने हो गए? 15 हो गए, राज्यसभा से 7 हो गए। इन 22 सदस्यों में से लोकसभा के जो सदस्य हैं,
लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, इन 22 सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाएंगे और वो जो अध्यक्ष बनेगा, लेकिन खास बात ये कि वो विपक्षी दल का ही होना चाहिए, सत्ता पक्ष का नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? विपक्षी दल का होना चाहिए। और विशेष बात यह है कि इन 22 सदस्यों में से कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता है, कोई भी मिनिस्टर इस पैक का सदस्य नहीं होता है, केवल सांसद होते हैं, यानी सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए और कुछ है क्या आगे? हाँ, अच्छा, एक इनका नाम आया था महालेखाकार। क्योंकि मैंने बताया कि कैग भारत सरकार के लिए जो है केवल और केवल क्या काम करता है? ऑडिटिंग का काम करता है, यानी लेखा परीक्षण का काम करता है। तो प्रश्न उठा था कि आखिर 1976 से कर रहा है, तो फिर 1976 से भाई भारत सरकार का जो लेखा का काम है, या कहें लेखांकन का काम है, या कहें अनुरक्षण का काम है, या कहें अकाउंटिंग का काम है, हिंदी में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, लेखा को ही लेखांकन कहते हैं, उसी को अनुरक्षण कहते हैं, उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। इसका काम 1976 से संभाल रहे हैं कौन? भारत के महालेखाकार। इन्हें कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CGA पूछा जा सकता है। और इन्होंने कार्यभार शुरू किया 1976 से। क्लियर है? और 1976 से जो है कैग जो है ये काम छोड़ देता है भारत सरकार के लिए। कौन सा? अकाउंटिंग का। वो केवल काम करेगा ऑडिटिंग का। ठीक है, लेखा परीक्षण का काम करेगा। नेक्स्ट किसी में देखिए, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से संबंधित होते हैं। CGA जो होते हैं महालेखाकार, वो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से संबंधित होते हैं। रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है? नेक्स्ट, स्वतंत्र संस्था के रूप में इनका कार्यालय होता है। स्वतंत्र संस्था के रूप में इनका जो है कार्यालय होता है। ऑफिस एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। भारत सरकार का इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्हें एक संज्ञा दी जाती है, एक उपमा दिया जाता है, भारत सरकार का संग्रहकर्ता अभिकर्ता, कलेक्टिंग एजेंट बोला जाता है इंग्लिश में। कलेक्टिंग एजेंट, संग्रहकर्ता अभिकर्ता किसे कहा जाता है? भारत सरकार का महालेखाकार को, या कहें CGA को, या कहें कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को। तो ये रहा मित्रों हमारा कैग। बहुत बड़ा चैप्टर था, इसलिए मैंने कोई अन्य बात ही नहीं की जो मुझे करना चाहिए। मेरा फोकस इसको कंप्लीट करवाना था कम समय में, और सारी चीज़ें बताना भी था। और इससे ज़्यादा कुछ भी पंचायत पालने की आवश्यकता नहीं है। जितना लिखा है मोर देन सफिशिएंट है। मिला लीजिए, तुलना कर लीजिए विभिन्न प्रकार की यूट्यूब चैनल्स में, किताबों में, जो भी है। यहाँ के बाहर कुछ नहीं होगा। अब चीज़ें आती है कि जो चीज़ याद नहीं होगी आपको वो हम याद कराएंगे, लेकिन आफ्टर कंप्लीट, जब आप कंप्लीट हो जाएगा सारे आयोग, फिर मैं अनुच्छेद रटाऊंगा, सारी चीज़ें मैं करता रहूँगा। और टाइम मिलेगा तो बीच बीच में इनकी ट्रिक मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई होगी और यदि ये माध्यम आपको पढ़ने में अच्छा लगा तो बताइएगा, या व्हाइट बोर्ड में पढ़ने का मन हो तो उसमें बताइएगा, उसमें हम पढ़ा देंगे। यदि लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। और ये नोट्स 3-4 दिन लग गए खाली कैग को बनाने में, आप समझ सकते हैं आप। तो यदि नोट्स अच्छी लगी है, पढ़ाया गया अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन बटन जो है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी का, फिर इसके बाद कैग। तो अल्टरनेट चलता रहेगा, एक ही दिन में दोनों चीज़ अपलोड नहीं की जा सकती हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।